नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस कक्षा में हम अलंकार, जो कि व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। वैसे हम कक्षाओं में भी इसे पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो कुछ बेसिक नॉलेज है, जिसके माध्यम से हम अलंकार को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, या फिर अलंकार को जहां पहचानने में हमसे मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, उन सभी बिंदुओं पर यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो इस दृष्टि से ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अलंकार। लेकिन क्या है इस शब्द का अर्थ? इस शब्द का अर्थ वैसे तो कहा जाता है कि अलम से ये बना है, अर्थात अलम को कहते हैं हम, संस्कृत के ये अलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भूषण। अब ये भूषण क्या है? भूषण मतलब होता है जो भूषित करे, वो अलंकार है, यानी कि जो सजाए संवारे। अलंकार का अर्थ हो गया जो सजाने और संवारने का काम करता है। यदि एक स्त्री, यदि कोई औरत या लड़की या कोई भी किसी आभूषणों के माध्यम से अपनी सजावट करे तो वो अलंकार ही है। घरों का भी अलंकार होता है, हमारे वस्त्रों का अलंकार होता है, हम आभूषणों से अपना अलंकरण करते हैं और भी तरह तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि हम जब शरीर का मतलब अपना अलंकरण करते हैं आभूषणों के माध्यम से, तो शरीर का अलंकरण है। लेकिन कविता का अलंकरण क्या है? कविता का अलंकरण उसकी भाषा होती है, वही भाषा जो उसके अलंकार के माध्यम से हम कविता की लावण्यता अधिक बढ़ जाती है, कविता की खूबसूरती अधिक बढ़ जाती है, शोभा अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अलंकार क्या हो गया? अलंकार हो गया वो शब्द या वो माध्यम है जो कविता या भाषा को सुंदरता प्रदान करता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार और अर्थालंकार, इसमें भी फिर अलग अलग प्रकार हैं। आप यहाँ देखें कि शब्द अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष आते हैं, वहीं अर्थालंकार में तो बहुतों की संख्या है। अभी हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण वो अलंकार पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्यक्रम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार सबसे पहले शुरू करने का एक कारण ये भी है कि बहुत ही आसान और बड़ी आसानी से समझ में आने वाला अलंकार है। इसमें क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं, उन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति हम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, यानी कि जैसे त है या क है या प है, तो वो वर्ण जो है उनकी आवृत्ति लगातार होगी, बार बार होगी। ठीक है, तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो तरनी, तनुजा, तत्, तमाल, तरुवर, बहुछाए। अब इसमें आप कौन से वर्णों की आवृत्ति बार बार देख रहे हैं? हर शब्द के आगे त अक्षर की आवृत्ति बार बार है। सेम इसी प्रकार से चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें भी हम देख रहे हैं च या फिर ल की आवृत्ति बार बार है। रघुपति राघव राजा राम में र की आवृत्ति बार बार है, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। मुझे उम्मीद है आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। आइए हम यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक अलंकार कहते हैं एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आते हैं। एक ही शब्द होगा वो, और इसकी क्या खास विशेषता है कि वो दो या दो से अधिक बार आते हैं तथा उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और उनके जो अर्थ है अलग अलग होता है। यहाँ पे अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार। उदाहरण के तौर पे हम ये वाला उदाहरण लिखेंगे। देखिए, मैं जो आपको बता रही हूँ वही आप अपनी नोटबुक उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे और कार्य करके गूगल क्लासरूम में भेजेंगे। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, आपको यही वाला उदाहरण लिखना है, ऊपर वाला नहीं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग पा खाए बौराए। यहाँ पे देखिए एक शब्द है कनक। कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। हम देखते हैं, एक बार तो कनक का अर्थ अलग है और दूसरी बार कनक का अर्थ अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। ज़्यादा सोना ज़्यादा धन पा लेने से भी हम बौरा जाते हैं और ज़्यादा धतूरा खा लेने से भी हम बौरा जाते हैं। यानी कि दोनों एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है एक से अधिक बार
और यहाँ पर प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। सेम आप इस उदाहरण को भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा दो बार एक ही शब्द आया है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। एक घटा का अर्थ होगा बादल और एक घटा का अर्थ होगा कम होना, घट जाना। काली घटा यानी कि काले बादल का घमंड जो है घट गया। तो दोनों बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। मुझे उम्मीद है आपको यमक अलंकार भी समझ में आ गया। आप सभी परिभाषाएं ज़रूर याद करेंगे। परिभाषा ये चीज़ है, इसको आप याद करेंगे। हो सकता है परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाए या फिर कोई उदाहरण आपको दे दिया जाए कि काली घटा का घमंड घटा लिख कर दे दिया जाए और कहा जाए कि पहचानिए इसमें कौन सा अलंकार है। आइए हम श्लेष अलंकार शुरू करते हैं। श्लेष अलंकार, देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, चिपका हुआ। क्या होता है? चिपकना, चिपका हुआ। यानी कि ये वो शब्द होगा जिसमें एक ही शब्द में, एक ही तरह के शब्द में क्या होता है? अर्थ चिपके हुए रहते हैं। श्लेष अलंकार में देखिए, इसे ध्यान से सुनेंगे। श्लेष अलंकार में एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। जैसे एक बार हम इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो पानी का अर्थ कुछ और होगा, और दूसरी बार जब दोबारा से इन दोनों पंक्तियों को पढ़ेंगे तो दूसरी बार पानी का अर्थ और भी कुछ निकल सकता है, और हो सकता है तो तीसरी बार भी कुछ और निकल सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक शब्द किसी पंक्ति में प्रयोग हो रहे होते हैं तो एक बार उस पंक्ति का अर्थ हम अलग लेते हैं, दोबारा फिर उसको पढ़ेंगे, दोबारा उसकी व्याख्या करेंगे तो दूसरा अर्थ भी निकल सकता है, कोई और उसकी व्याख्या करेगा, तीसरा व्यक्ति, तो कोई और अर्थ भी निकल सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी कि रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे पानी शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, लेकिन एक बार अगर मैं पंक्तियों का अर्थ, पानी का अर्थ जल से लेती हूँ तो जल का अर्थ पूरी कविता में निकलेगा, और दूसरी बार जब कोई और व्यक्ति पढ़ेगा तो हो सकता है पानी का अर्थ वो चमक से ले ले या इज्जत से ले ले, सम्मान से ले ले। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि श्लेष अलंकार में जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं तो एक बार कुछ और अर्थ निकल के आता है, दूसरा व्यक्ति उसी पंक्ति को पढ़ेगा तो कुछ और अर्थ भी उसी शब्द में चिपका हुआ निकल के आ सकता है। आइए उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार काव्य में, इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, उपमा में उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है, एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना की जाती है। तो जिस व्यक्ति, या मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनेंगे, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपमान, क्षमा कीजिए, उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है उसे हम उपमान कहते हैं, है ना। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें क्या होता है कि काव्य में जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए इसका, सीता के पैर कमल के समान हैं। सीता के पैर किसके समान बताए जा रहे हैं? कमल के समान। तो यहाँ पे कमल से उसकी तुलना की गई है, यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद कोमल कमल से हैं, तो हरि के पद किससे तुलना की गई है? हरि के पैरों की भी कमल से तुलना की गई है, यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको परीक्षा में पंक्तियाँ पूछी जाएं, देखिए बहुत ही एक अच्छा मैं आपको हिंट दे रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपसे पंक्तियाँ पूछी जाती हैं परीक्षा में तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये उपमा अलंकार है। देखिए इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें सा, से, सी, सम, समान, सदृश, सरिता, सरिस, जिमी, इव जैसे शब्द होते हैं। जहाँ भी इस पंक्ति में आपको सा से सम, समान, सरिस, सदृश, सरिता, जिमी, इव जैसे शब्द दिखेंगे वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आप देखिए, कर कमल सा कोमल है, सा आ गया यहाँ पे शब्द, उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा अलंकार में सा से सम, समान, सदृश जैसे शब्दों से तुलना की जाती है, अर्थात वहाँ उपमा अलंकार होता है। आज की इस वीडियो में इस पार्ट में इतना ही। अगले वीडियोस में हम अलंकार का जो दूसरा भाग बनाया जाएगा उसमें अन्य अलंकारों पे बातचीत करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।